वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, और इस टॉपिक के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, इस टॉपिक को देखने से पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को, और उसके बाद सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो हमारे पास में यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। If y is equal to f of x is a continuous function defined on closed interval a comma b, then the definite integration of y is equal to f of x is given by integration f of x dx from limit a to b, where a is called lower limit and b is called upper limit of the integration. तो जैसे हम लोग इंटीग्रेशन को डिनोट करते थे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया रहता था f ऑफ x इंटू dx, वैसे ही यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी डिनोट करना है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कुछ x की वैल्यूज रहेंगी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे एक a और b बोला हुआ है, जिसको आप एक इंटरवल बना के दो जहां पे आपका फंक्शन पूरा डिफाइन होगा। ठीक, तो जो आपके पास में इंटरवल की स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी उसको आप बनाएंगे लोअर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेशन के नीचे लिखेंगे और उसको बोलेंगे लोअर लिमिट। और जो इंटरवल की दूसरी वैल्यू रहेगी, बिगर वैल्यू रहेगी, क्योंकि इंटरवल में हमेशा छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाती है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर लिखेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट। और ये हमारे पास नोटेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। नोट डाउन करेंगे, जो भी आपके पास में फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये बात का हम आपको ख्याल रखना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आपका फंक्शन रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा। और फिलहाल के लिए जो अपने सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे सॉल्व करने के लिए, हम लोग उनको अज्यूम करके चलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर हमें कभी क्वेश्चन कोई फंक्शन ऐसा दिया रहेगा तो वहां पे प्रॉपर लिखा रहेगा कि चेक वेदर फंक्शन इज कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस, उसके बाद आपको बताया रहेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो या फिर एग्जिस्ट होता है नहीं होता है, ऐसे टाइप का। क्लियर हो गई बात? तो सपोज आपके पास में एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको x की एक वैल्यू दी हुई है 2 और x की दूसरी वैल्यू दी हुई है 3। ठीक, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3, अगर हम इससे एक इंटरवल बनाए 2,3, मतलब जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम कहाँ पे डिफाइन बता रहे हैं, x बिलोंगिंग टू 2,3 पे। क्लियर हो गई बात? तो हमें अगर इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन बताना है, ठीक, तो इसको हम i से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b हम लोग लिखेंगे f ऑफ x इंटू क्या लिखेंगे, d ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2 है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 है, और फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फिलहाल के लिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे पास में एक थ्योरम है, उस थ्योरम को देख लेते हैं जो कि हमारे टॉपिक में यूज होने वाला है। सो आपके पास में यहाँ पे टॉपिक है एरिया एज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो किसके इक्वल में होता है, एरिया के इक्वल में होता है। और इसके लिए हमारे पास में थ्योरम है, if y is equal to f of x is a continuous function defined on closed interval a comma b, then the area bounded by the curve y is equal to f of x, the x axis and the lines x equal to a, x equal to b is given by definite integration a to b f of x dx और integration a to b y into dx, क्योंकि f of x जो y के इक्वल में, तो आप f of x लिखिए या फिर y लिखिए। अब यहाँ पे आप इस ग्राफ में, डायग्राम में बहुत ही आसानी के साथ में देख सकते हैं, जो डीसी आपके पास में दिख रहा है, ठीक, ये क्या है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास में फंक्शन है। डी जो आपके पास में x इक्वल टू ए लाइन है, सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, ये आपके पास में x इक्वल टू बी दूसरी लाइन है, और नीचे से आपके पास में x एक्सिस है। तो आपके पास में जो एक यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का बोल सकते हैं, या फिर जो आपके पास में क्लोज डायग्राम दिख रहा है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इसका एरिया जो होगा, ठीक है, जो भी इसका एरिया होगा, ये एरिया किससे बाउंडेड है, ये एरिया बाउंडेड है इस फंक्शन, ऊपर से y इक्वल टू फंक्शन से, राइट साइड से x इक्वल टू बी लाइन से, लेफ्ट साइड से x इक्वल टू ए लाइन से, और नीचे से x एक्सिस से बाउंडेड है। तो इसका एरिया जो होगा वो किसके इक्वल में होगा, वो होगा इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के इक्वल में होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किससे रिलेटेड है,
वो एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में थ्योरम प्रूव करेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा कि जो भी हमारे पास में फंक्शन होता है उस फंक्शन के अंडर का जो भी एरिया होता है वो किसके इक्वल में होता है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के इक्वल में होता है। तो इस थ्योरम का हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा टॉपिक पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अब यहाँ पे आपको बाजू में एक डायग्राम दिख रहा होगा, x एक्सिस y एक्सिस और फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है, y इज इक्वल टू फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू फंक्शन का, लेकिन उसके लिए हमें क्या यूज करना है, लिमिट ऑफ सम यूज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो अब ये जो हमारे पास में ये जो इंटरवल ए बी है, हमने क्या किया, इस इंटरवल ए बी को, ठीक है, इस इंटरवल ए बी को हमने क्या कर दिया, एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, और एक एक पार्ट हमने एन पार्ट में डिवाइड किया और सबका नाम रख दिया। पहले वाला देखिए आपके पास में एक्स नॉट, जिसको हमने एक इक्वल बताया। दूसरा पॉइंट हमने लिया एक्स वन, ठीक। तीसरा पॉइंट हमने लिया एक्स टू, इसके आगे हमने पॉइंट लिया एक्स थ्री, एक्स फोर, और आपके पास में एक पॉइंट इधर बीच में कहीं मिलेगा एक्स आर माइनस वन। उसके बाद क्या मिलेगा एक्स आर, एंड लास्ट वाला पॉइंट को हमने नाम क्या दिया, एक्स एन, विच इज इक्वल टू कैपिटल बी, सॉरी विच इज इक्वल टू स्मॉल बी। क्लियर हो गई बात। अब x नॉट और x1 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं h। अज्यूम कर लिए कितना हमारे पास में h है। x1 x2 के बीच का डिस्टेंस वो भी h है, x2 x3 के बीच का डिस्टेंस वो भी h है। मतलब हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ, इसलिए हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, h बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में पहला पॉइंट a है या x नॉट बोलिए, तो दूसरा पॉइंट x1 को मुझे h के a के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा मैं, देखिए यहाँ पे a है और x1 a से कितना आगे है, h आगे, मतलब x1 इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा a प्लस h। फिर x2 की अगर हम बात करें सो a प्लस x2 कितना आगे 2h, है ना, h प्लस h, तो कितना हो गया टोटल आपके पास में 2h। x3 को अगर आपको लिखना है तो ये आपके पास में आ जाएगा a प्लस 3h। इसी तरीके से अगर आपको लास्ट वाला xn लिखना है तो ये आपके पास में हो जाएगा a प्लस n इंटू h। क्लियर हो गई बात। बट एक्सन किसके इक्वल में बच्चे लोग, ये इक्वल में बी के, मतलब बी इज इक्वल टू आपके पास में क्या मिला, ए प्लस एन एच। सो सिंस बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच आपको मिला, सो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एच, और एच इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए सबसे पहले बी जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा बी माइनस ए, और एन एच के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, राइट साइड में आकर के डिवाइड करेगा। सो एच की वैल्यू आपके पास में मिल गई बी माइनस ए अपॉन एन। तो अगर आपको बी दिया है, ए दिया, और आपको पता है कि आप इस इंटरवल ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप एच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आपको यहाँ पे सारी बातें मैंने बताई उसी को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। डिवाइड द इंटरवल ए कॉमा बी इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स डिनोटेड बाई एक्स नॉट एक्स वन। सो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने इसको एन पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक्स नॉट एक्स वन लेंगे तो एक इंटरवल बनेगा, एक्स वन एक्स टू लेंगे दूसरा इंटरवल बनेगा, जिसको हम लोग सब इंटरवल बोल रहे हैं। यहाँ पे x नॉट की वैल्यू क्या है a, x1 की वैल्यू क्या है a प्लस एच, x2 a प्लस टू एच, और xn इज इक्वल टू हो गया b, और b इक्वल टू a प्लस एन एच, जो कि ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। सो उसके बाद में फिर h भी निकाल के बता दिया, h इक्वल्स टू हो गया b माइनस a अपॉन n। अब देखिए जैसे ही आप इस इंटरवल ए बी को n पार्ट में डिवाइड करेंगे, सब इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, वैसे ही आपको इस कर्व के अंडर में कुछ रेक्टेंगल्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे। एग्जैक्टली वो रेक्टेंगल्स नहीं होंगे बट रेक्टेंगल टाइप्स के ही स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना, डायग्राम होंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला वाला, अब ये रेक्टेंगल अगर मैं पकड़ूं, इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ कितना है, h है, और इस रेक्टेंगल का हाइट किसके इक्वल में होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास में y इज इक्वल टू y के इक्वल में होगा, और y इज इक्वल टू क्या, f ऑफ x। तो इस f ऑफ x के जगह पे हमें क्या पुटअप करना पड़ेगा, x1 पुटअप करना पड़ेगा। बट x1 की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या बताई है, a प्लस एच बताई है, ठीक है। तो आपके पास में ये पहला वाला जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट कितनी हो गई आपके पास में, f ऑफ a प्लस एच। अब दूसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की बात करें, हम डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे कि ये पूरा रेक्टेंगल है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा फर्क है। हम यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की बात करें, ठीक है, कि ये रेक्टेंगल्स हैं मान लेते हैं। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करें, दूसरे रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितना है हमारे पास में, h है, ठीक है, वो तो फिक्स है, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ दूसरा पॉइंट पुटअप करेंगे x2, बट x2 हमारे पास में कितना है a प्लस टू एच।
क्लियर हो गई बात। सेम इसी तरीके से थर्ड वाला रेक्टेंगल जो यहाँ पे x3 के साथ में बनेगा, इसका आपके पास में हाइट आएगा f ऑफ a प्लस 3h और इसका ब्रेथ कितना रहेगा h रहेगा। सो आपने इस इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ तो आपके पास में n रेक्टेंगल्स मिलेंगे। ठीक है, पहले वाले का आपके पास में ब्रेथ रहेगा h, हाइट रहेगा f ऑफ a प्लस h, दूसरे वाले का ब्रेथ रहेगा h, हाइट रहेगा आपके पास में, या लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ रहेगा आपके पास में f ऑफ a प्लस 2h, थर्ड वाले का f ऑफ a प्लस 3h, लास्ट वाले का क्या रहेगा f ऑफ a प्लस nh। तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जितने भी रेक्टेंगल्स है ना, इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया उसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल SN से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सो लेट SN डिनोट द सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स शोन इन द एडजेसेंट फिगर। देन अब अगर हमने इसको डिनोट किया तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। तो भाई साहब पहला वाला रेक्टेंगल आपके पास में जो है, इसका एरिया कितना होगा, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है आपके पास में, ब्रेथ इनटू लेंथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ बोले तो लेंथ कितना है इसका f ऑफ a प्लस h और ब्रेथ कितना h, तो आपके पास में हो गया h इंटू एफ ऑफ a प्लस h, दूसरे वाले का h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h, थर्ड वाले का h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h और लास्ट वाले का h इंटू एफ ऑफ a प्लस nh। क्लियर, इन सब में से h कॉमन मिल रहा है तो हमने क्या किया, h को कॉमन निकाल लिया और हमारे पास बचा f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, सॉल्व अप टू f ऑफ a प्लस nh। अब आप अगर यहाँ पे नोट डाउन करेंगे तो आपके पास में वैरी a फिक्स है, a फिक्स है, a फिक्स है, वैरी कौन हो रहा है, h, 2h, 3h, 4h, मतलब यहाँ पे नंबर 1 2 3 वैरी हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी सिग्मा का यूज करके इसको लिख देते हैं। सो SN इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा सिग्मा, वेरिएबल हमने ले लिया r इज इक्वल टू 1 से n तक है, क्योंकि आपका h जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इधर तक जा रहा है, n तक का जा रहा है, तो r इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस, और h के साथ में हमने क्या लिख दिया r। जब r की वैल्यू आप 1 पुट अप करेंगे तो आपके पास में 1h मिलेगा, दैट इज फर्स्ट वाला मिलेगा, 2 पुट अप करेंगे a प्लस 2 सेकंड वाला मिलेगा, 3 पुट अप करेंगे a प्लस 3 थर्ड वाला मिलेगा, एंड सो ऑन। और इसको हम लोग बना के रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, हमने इस इंटरवल को n पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जब जैसे हमने n पार्ट में डिवाइड किया तो हमें n रेक्टेंगल्स मिले, और एग्जैक्टली रेक्टेंगल्स नहीं बट हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल के जैसे ही। अब हम क्या करेंगे, इसको n पार्ट में नहीं डिवाइड करें, इसको हम लोग n से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, आप बोल सकते हैं n स्क्वायर में डिवाइड करें, फिर n स्क्वायर का जो भी रहेगा उसका स्क्वायर में डिवाइड करें, मतलब इसको हम लोग ज्यादा ज्यादा डिवाइड करते हैं। तो मैंने एक पार्ट इसका पकड़ा और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कैसा दिखता है। ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, नीचे तो आपके पास में पूरा का पूरा स्ट्रेट ही रहेगा, लेकिन ऊपर ही आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब हमने क्या किया बच्चे लोग, इसको फिर से n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो कर दिया n पार्ट्स में डिवाइड, तो n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई साहब। अब जो भी आपका h था, जैसे आपने n पार्ट्स में डिवाइड किया, n बढ़ाया आपने, ठीक है, n बढ़ाया आपने, n को इंक्रीज किया, तो आपका जो h है ना, मतलब दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो क्या हो जाएगा, विड्थ आप बोल सकते हो, वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो एरिया की एक्यूरेसी है ना, एरिया की एक्यूरेसी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपको एरिया और अच्छी तरीके से मिलेगा। बात आप समझ रहे हो। फिर हमने क्या किया, फिर से एक पार्ट पकड़ लो, ठीक, इसको जूम करो, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक, अब वो एकदम थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, अब वो कुछ इस तरीके का ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा, अलग है, रेक्टेंगल से थोड़ा सा अलग। इसको फिर से n पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बात समझ में आई क्या, फिर से n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपका h और छोटा हो जाएगा, n और बढ़ जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया आपको कि हम क्या करेंगे, जब n को बढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाएंगे, तो हमारा जो h है, ठीक है, यानी रेक्टेंगल्स का विड्थ वो कम होता जाएगा, और जो हमारा एरिया है उसकी एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और देखते हैं। देखिए क्लियरली SN डिनोट्स द एरिया व्हिच इज क्लोज टू द कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आपके पास x इक्वल टू a लाइन मतलब PQ है, SR मतलब x इक्वल्स टू b लाइन है, दूसरी वाली लाइन है, और QS जो है आपका कर्व है, और नीचे x एक्सिस, इससे बाउंडेड जो एरिया है इसी को तो हमने SN माना है ना, क्योंकि छोटे छोटे रेक्टेंगल से, लेकिन वो एग्जैक्ट एरिया नहीं है, वो क्लोज है, आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लोज वर्ड यूज किया, क्लोज टू द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फिर आपको जो मैंने सिखाया, n को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा एरिया क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट हो जाएगा। तो if n increases then the number of rectangles will increase and the width of the rectangles will decrease। तो अगर हमने हमारा n इनफिनिट कर दिया, if limit n tending to infinity SN कर दिया, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको एरिया देगा, किसका एरिया देगा, रीजन का, जो कि बाउंडेड है बाय द कर्व y is equal to f of x, the x axis and the lines x equal to a, x equal to b। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई रहेगी कि जो हमारे पास में
एरिया होगा, ठीक है। कौन सा एरिया होगा? कर्व से, लाइन से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास में कर्व है, ये आपके पास x इक्वल टू ए लाइन है और दूसरा यहाँ पे x इक्वल टू बी लाइन है, और नीचे x एक्सिस जो भी एरिया बाउंडेड होगा, ये एरिया किसके इक्वल में हो रहा है? ये एरिया इक्वल हो रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn के इक्वल में हो रहा है। अब हमने जो पिछला वाला थ्योरम देखा, वो थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी कर्व अगर आपके पास में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आपके पास लाइन x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू बी है, उसका जो एरिया होता है, उससे बाउंडेड जो एरिया होता है, ठीक, वो एरिया किसके इक्वल में होता है? वो एरिया इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx। बराबर हो गई बात? तो अब आपके पास में बाय यूजिंग दीज टू डेफिनेशंस, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn किसके इक्वल में मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx के इक्वल में, जो कि हमने लिखा हुआ है बाय प्रीवियस थ्योरम, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इनटू dx इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn। बट ऑलरेडी हम लोगों ने Sn निकाल के रखा हुआ है, पिछले स्लाइड पे 1 बना के रखा, जिसको इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इनटू dx इक्वल्स टू हमारे पास में हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ये Sn की वैल्यू हमने पिछले वाले स्लाइड से यहाँ पे लगा ली। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। ठीक, अब इसके बेस पे हमको सॉल्व करने हैं कुछ एग्जांपल्स, यानी एक्सरसाइज 4.1। बट उसके लिए हमारे पास में कुछ नोट है, जहां पे ये सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज या सिग्मा के आप रूल बोल सकते हो, उनको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो यहाँ पे मैंने नोट करके आपको लिखा हुआ है, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 इज इक्वल टू होता है आपके पास में n, यानी 1 को आप अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास n मिलेगा। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, r स्क्वायर आपके पास में होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, r क्यूब इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। मतलब ये जो है ये n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल में होता है? ये इक्वल में होता है सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा r क्यूब जो है वो r का होल स्क्वायर के इक्वल में होता है। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद में आपको यहाँ पे जीपी का भी कंसेप्ट लगेगा, जीपी के एडिशन का कंसेप्ट लगेगा। तो आपके पास में अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है तो इसका एडिशन के लिए आपके पास में 3 फॉर्मूले। ठीक है, पहला आपके पास में a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, कभी जब आपके पास में मॉड r ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरा आपके पास में a 1 माइनस r रेस टू n डिवाइड बाई 1 माइनस r, ये कब लगता है? जब भी आपका मॉड r इक्वल्स टू 1 होता है, लेस देन 1 होता है, सॉरी। और तीसरा आपके पास में है n इंटू a, ये कब ये होता है आपके पास में? जब r इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इन चीजों का हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। और पहला सवाल है इसका, इंटीग्रेशन a1 टू 3x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो जो हमारे पास में फॉर्मूला है, पहले हम लोग वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ x इंटू dx इक्वल्स टू होता है हमारे पास में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के बजाय आप यूज कर सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि जैसे आप n को इंफिनिटी टेंड कराएंगे, आपका जो विड्थ है h है वो कम होता जाएगा, यानी वो 0 को टेंड करेगा। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच ही रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में से आप जो फॉर्मूला चाहें यूज कर सकते हैं। सो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 टू 3x माइनस का 4 विद रिस्पेक्ट टू dx, और इस इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी। तो यहाँ पे आपके पास में a इज इक्वल टू 1 हो गया, कंपेयर करेंगे अगर हम लोग a टू b एफ ऑफ एक्स dx से, सो b इज इक्वल टू हो गया 3, और एफ ऑफ x आपके पास में मिल रहा है 3x माइनस का 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं h, और h कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास में b माइनस a अपॉन n। सो b का वैल्यू आपके पास में 3 माइनस 1 अपॉन n, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन n आपके पास में h का वैल्यू आ गया। इसको आप n इंटू एच इज इक्वल टू 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, जो यूज हमें लगेगा वो हम करेंगे।
फिर उसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का वैल्यू आपके पास में कितना है 1 है, प्लस आर एच को हम लोग एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमारा वेरिएबल है, सिग्मा में ये वेरी करेगा। ठीक, अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एफ ऑफ 1 प्लस आर एच। सो देखिए आपके पास में एफ ऑफ एक्स क्या है 3x माइनस 4, तो एफ ऑफ 1 प्लस आर एच क्या हो जाएगा आपके पास में, जहां पे x है उसको हमें किससे रिप्लेस करना है 1 प्लस आर एच से रिप्लेस करना है, कर दिया, माइनस का 4 एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू आर इंटू एच हो जाएगा, माइनस का 4 एज इट इज। तो 3 आर एच को हम पहले लिख देते हैं, 3 माइनस 4 हमारे पास में हो जाएगा 1। क्लियर हो गई बात, माइनस 1 हो जाएगा। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एफ ऑफ ए प्लस आर एच। इसको हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस आर एच, ऐसा भी बोल सकते हैं। नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 टू 3 3x माइनस का 4 विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच के बजाय हम लोग 1 प्लस आर एच यूज करेंगे। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आपके पास में एज इट इज रहेगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n, h भी एज इट इज रहेगा, एफ ऑफ 1 प्लस आर एच की वैल्यू पुट अप करेंगे जो कि हमारे पास में है 3 आर एच माइनस का 1। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3r h स्क्वायर माइनस का h। ठीक, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे सिग्मा को भी हम लोग सेपरेट कर देंगे, सिग्मा की प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को लगा देते हैं। सिग्मा a प्लस बी इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। सो ये आपके पास में हो जाएगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, और जो 3h स्क्वायर है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे क्योंकि सिग्मा का वेरिएबल जो r है तो सिग्मा सिर्फ r के ऊपर अप्लाई होगा, माइनस यहाँ से h को भी हमने बाहर निकाल लिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 अप्लाई होगा, तो यहाँ h बाहर गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आपके पास में एज इट इज रहने वाला है 3h के जगह पे आप चाहो तो h की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करी 2 अपॉन n, ये पुट अप कर दो, सो 2 अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि h का स्क्वायर था, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n हमने कैलकुलेट करके रखा था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये पुट अप कर दिया हमने, माइनस यहाँ पे हम लोग h की वैल्यू पुट अप कर देते हैं जो कि हमारे पास में 2 अपॉन n, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n 1 होता है हमारे पास में n। क्लियर, सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इधर आपके पास में बच रहा है 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई n स्क्वायर, और न्यूमरेटर में से हम लोग कॉमन निकालते n ऑलरेडी है, इस ब्रैकेट में से n हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास में n चला गया 1 बचा, और 1 में से अगर n नहीं जाएगा तो 1 को n से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 में से अगर n कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 को n से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में 2 बचा है, माइनस इधर से n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 बचेगा, तो यहाँ से n मिलकर के n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपके पास में 4 कैंसिल होके बचेगा 2। सो आपके पास फाइनली बच रहा है, यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 टू 3x माइनस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 इंटू 2 हो गया आपके पास में 6 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और 2 को लिमिट के बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि 2 कांस्टेंट है, उसके ऊपर लिमिट नहीं अप्लाई होगा, ये ध्यान में रखने का। तो 6 भी बाहर आ गया और लिमिट अप्लाई हो गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस का 2, तो 6 एज इट इज, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी पुट अप करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है। सो n के जगह पे इंफिनिटी पुट अप किया तो ये 0 हो गया, माइनस का 2, तो 6 बन जाए 6 माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आपके पास में कितना हो गया 4, और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू 4 x स्क्वायर इंटू dx, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास a इज इक्वल टू हो गया 0, b इज इक्वल टू हो गया 4, और f ऑफ x इक्वल्स टू हो गया फंक्शन x स्क्वायर। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं h इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस a अपॉन n, ये फॉर्मूला है, b का वैल्यू 4 माइनस 0 डिवाइड बाई n, सो दिस इज इक्वल टू 4 बाई n।
अब कैलकुलेट कर लेंगे एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो एफ ऑफ ए का वैल्यू आपके पास में 0 है, 0 प्लस आर एच, तो ये आपके पास में बनेगा एफ ऑफ आर एच, क्योंकि 0 तो खत्म हो गया। सो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ आर एच कितना हो जाएगा आपके पास में, आर एच का होल स्क्वायर। मतलब आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, आर एच से, तो इधर भी राइट साइड में भी एक्स को भी किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, आर एच से। तो ये हो गया आपके पास में आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। क्लियर? तो ये मिल गया आपके पास में एफ ऑफ ए प्लस आर एच। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 4 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ब्रैकेट क्लोज। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी आपके पास में एज इट इज रहेगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, h भी एज इट इज रखते हैं फिलहाल के लिए हम लोग, और जो f ऑफ a प्लस आर एच कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास में मिला आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, इसको हमने पुटअप कर दिया। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज रहा। ठीक है, सिग्मा किसके ऊपर अप्लाई होगा, आर स्क्वायर के ऊपर, तो h क्यूब जो है वो बाहर आ जाएगा, और सिग्मा आपके पास में हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 to n r का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपके पास में h का वैल्यू है 4 अपॉन n, तो 4 अपॉन n, h का क्यूब है तो 4 अपॉन n का क्यूब हो जाएगा, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर, ये हमारे पास में होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज रहने वाला है। आपके पास में 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब आपके पास में हो जाएगा 64 डिवाइड बाई n का क्यूब, और यहाँ पे न्यूमरेटर में n हमारे पास है, n प्लस 1 में से एक हमने n कॉमन निकाला, तो ये बचा 1 प्लस 1 अपॉन n, क्योंकि 1 में से n कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग 1 को n से डिवाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में से n कॉमन निकाले तो हमारे पास बचा 2 प्लस 1 में से कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 अपॉन n लिख देंगे, और डिवाइड बाई 6 बचा हुआ है। नाउ n n n तीनों n न्यूमरेटर के जो थे वो n क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास बच रहा है 64 अपॉन 6, इसको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होना, तो 64 अपॉन 6 लिमिट के बाहर आ गया, और लिमिट आपके पास बचा n टेंडिंग टू, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n। क्लियर? इन दोनों के ऊपर हम लोग अप्लाई कर देंगे लिमिट। सो 64 अपॉन 6 एज इट इज रहेगा, पहले ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n, मतलब n के जगह पे इंफिनिटी पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब हो गया 0। सो आपके पास में आ रहा है 64 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 2 1 हो गया 2। ठीक है, 2 से आप इस 6 को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास में जाएगा 3, तो आपके पास आंसर आ रहा है 64 अपॉन 3, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 2 e रेज़ टू x into dx, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। सो यहाँ पे हमारे पास में a इज इक्वल टू हो गया 0 और b इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 2, और फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू हो गया हमारे पास में e रेज़ टू x। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे h का फॉर्मूला हमारे पास में b माइनस a अपॉन n, b है आपके पास में 2, a है 0 डिवाइड बाई n, सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन n। फिर उसके बाद में f ऑफ a प्लस आर एच कैलकुलेट करते हैं। सो f ऑफ a का वैल्यू हमारे पास में 0 प्लस आर एच, तो ये हमारे पास में बचेगा f ऑफ आर एच। तो f ऑफ x कितना है, e रेज़ टू x, तो x को हमने किससे रिप्लेस किया, आर एच से, तो राइट साइड में e रेज़ टू x को किससे रिप्लेस करेंगे, आर एच से। अब हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 e रेज़ टू x into dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, h हमारे पास में एज इट इज रहेगा, और f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया e रेज़ टू आर एच। ठीक, नाउ h को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h हमारे पास में सीधा हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n हम लोग अप्लाई करेंगे e रेज़ टू आर एच के ऊपर। ठीक है, सो लिमिट आपके पास में n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज रहेगा, h भी एज इट इज रखा हमने, और यहाँ पे
आर इसको एक्सपांड करते थे, सिग्मा यूज करके इसको एक्सपांड करते तो हमारे पास में मिलेगा ई रेस टू, आर की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो एच मिलेगा, प्लस ई रेस टू आर की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे 2h मिलेगा, प्लस ई रेस टू 3h। कहां तक जा रहा है आपके पास में, आर किधर तक जा रहा है, n तक का, तो सॉल्व करेंगे इसको, प्लस ई रेस टू NH, ये आपके पास में आएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे हम लोग पूरा जो ये वैल्यू है इसको h के फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए हमको पता है एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी h विल टेंड टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो ब्रैकेट में आपके पास में e रेस टू h प्लस e रेस टू 2h है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर आप रेशो कैलकुलेट करें तो e रेस टू 2h अपॉन h कितना आएगा आपके पास में, e रेस टू h आने वाला है। और इसका फर्स्ट टर्म जो है जिसको आप a से डिनोट करते हैं, तो ऑलरेडी हमने a यूज किया है तो इसको मैं a डैश बोल देता हूं। सो a डैश आपके पास में क्या हो जाएगा, e रेस टू h, फर्स्ट टर्म e रेस टू h है, और कॉमन रेशो r भी आपके पास में कितना, हर बार e रेस टू h ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके इसको लिख लेंगे। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की वजह हम लोग क्या यूज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और h हमारा बाहर एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो Sn इक्वल्स टू होता है a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a का मतलब यहाँ पे हमारे पास a डैश मान के चलेंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा e रेस टू h इंटू ब्रैकेट में r रेस टू n, तो r क्या है, e रेस टू h, ठीक, इसकी पावर n हो गई, माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ r माइनस 1। तो r की वैल्यू फिर से क्या हमारे पास में, e रेस टू h माइनस 1, ठीक। अब ये जो h है ये कहाँ पे, ये न्यूमरेटर में, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ला करके डिवाइड कर सकते हैं। सो आपके पास में बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में आपके पास में e रेस टू h, ब्रैकेट में e रेस टू h और n को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये बन जाएगा nh माइनस का 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में e रेस टू h माइनस 1 डिवाइड बाई h। तो ये जो आपके पास में h था वो न्यूमरेटर में था, उसको हमने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ला करके डिवाइड कर दिया, ठीक। अब इन सब के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में दे देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, e रेस टू h हो गया, ये पहले ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में लिमिट h टेंडिंग टू 0, और देखिए e रेस टू nh की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं से दिखेगी। सो देखिए h इज इक्वल टू क्या है, 2 अपॉन n है। सो दिस इंप्लाइज दैट n इंटू h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर हम लोग पुटअप कर देते हैं nh के जगह पे 2 माइनस का 1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और डिनोमिनेटर में लिमिट h टेंडिंग टू 0 e रेस टू h माइनस 1 अपॉन h। तो पहला वाला आपका न्यूमरेटर पार्ट बनेगा e रेस टू, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 0 पुटअप कर देंगे, और यहाँ तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि h तो खत्म हो गया, तो ये आपके पास में हो गया e स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में ये एक फॉर्मूला है, लिमिट का एक फॉर्मूला है, लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग के फॉर्म में लिखता हूँ, लिमिट h टेंडिंग 0 e रेस टू h माइनस 1 अपॉन h, ये इक्वल्स टू होता है log ऑफ e, बट log e कितना होता है 1, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 1, जो कि फाइनली हमें मिल रहा है e रेस टू 0 भी कितना होगा 1, और e स्क्वायर माइनस का 1। तो फाइनल आंसर आपके पास में हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 1, यानी जो आपके पास में इंटीग्रेशन था, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 टू 2 e रेस टू x इंटू dx इक्वल्स टू फाइनली क्या मिला, e स्क्वायर माइनस 1, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू 2 3x स्क्वायर माइनस का 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0 और b इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2, f ऑफ x आपके पास में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 1। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे h। सो h के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n, सो दिस इज इक्वल टू b का वैल्यू 2 माइनस a का वैल्यू 0 डिवाइड बाई n, सो ये हो गया आपके पास में 2 अपॉन n। सो फिर उसके बाद में कैलकुलेट करना है f ऑफ a प्लस आर एच, विच इज इक्वल टू f ऑफ a का वैल्यू 0 प्लस आर एच, तो ये हो जाएगा आपके पास में f ऑफ आर एच, क्योंकि 0 खत्म हो गया। सो अब फंक्शन में इसको पुटअप करेंगे, सो f ऑफ x को रिप्लेस किया आर एच से, तो राइट साइड में 3x के जगह पे आर एच का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 2 3x स्क्वायर माइनस का 1 विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n
h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल्स टू 1 टू n h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, हमने क्या कैलकुलेट किया, 3r² h² -1, और इसको रखना है आपको ब्रैकेट में। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, एज इट इज रहेगा, h को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3r² इंटू एच का क्यूब माइनस एच, और सिग्मा को सेपरेट कर देते हैं दोनों टर्म्स को। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 3 और h क्यूब आउटसाइड हो जाएंगे, सिग्मा अप्लाई होगा r² के ऊपर, r इज इक्वल टू 1 टू n इंटू r ऑफ r² माइनस h भी आउटसाइड हो जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, क्या बचेगा आपके पास में 1। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 एज इट इज, h का वैल्यू हमारे पास में कितना है 2 अपॉन n, पुटअप कर देंगे, सो 2 अपॉन n का क्यूब हो जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, r² की वैल्यू है n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, माइनस h की वैल्यू हम लोग फिर से पुटअप कर देंगे, हमारे पास में 2 अपॉन n, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, 1 हमारे पास में होता है n, ठीक। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई n क्यूब इंटू n हमारे पास में न्यूमरेटर में एज इट इज है, n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे, सो 1 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, 2n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे, सो 2 प्लस 1 अपॉन n बचेगा, और डिनोमिनेटर में 6 हमारे पास में एज इट इज रहेगा फिलहाल के लिए, और माइनस n से n कैंसल, 2 बचा, ब्रैकेट क्लोज। मतलब कैंसिलेशन करते हैं, n क्यूब से n n n, तीनों न्यूमरेटर के n कैंसिल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में 3 से 6 कैंसिल 2 आएगा, 2 से वापस 8 कैंसिल 4 आएगा, क्लियर। सो अब आपके पास में कुल मिला जुला के बच रहा है, पहले आपको 4 मिल रहा है, फिर लिमिट जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपके पास में पहला ब्रैकेट है 1 प्लस 1 बाई n, और दूसरा ब्रैकेट है 2 प्लस 1 बाई n, ठीक है, इन दोनों को हम लोग रख लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। नाउ -2 के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, सो दिस इज इक्वल टू 4 एज इट इज रहेगा आपके पास में, पहला ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन n, n की जगह पे इंफिनिटी पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 0, सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस 1 अपॉन n मतलब इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 2। नाउ 4, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 जा 2, आपके पास में हो जाएगा 2 माइनस का 2, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 2 हो गया 6, तो आपके पास में फाइनली इंटीग्रेशन 0 टू 2 3x² माइनस का 1 विद रिस्पेक्ट टू dx की वैल्यू कितना रही 6, और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 टू 3 x क्यूब इंटू dx, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। सो यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 हो गया, b इक्वल्स टू 3 हो गया, और f ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास में हो जाएगा x का क्यूब, क्लियर। सो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे h, सो h इक्वल्स टू फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n, सो b का वैल्यू आपके पास में हो गया 3 माइनस a का वैल्यू हो गया 1 डिवाइड बाई n, सो ये हो गया आपके पास में 2 अपॉन n, ठीक। फिर f ऑफ a प्लस आर एच कैलकुलेट कर लेते हैं, सो f ऑफ a का वैल्यू आपके पास में है 1 प्लस आर एच, और इसको हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पे x क्यूब में, सो f ऑफ x अगर x क्यूब है तो f ऑफ 1 प्लस आर एच, x को 1 प्लस आर एच से रिप्लेस करेंगे तो राइट साइड में 1 प्लस आर एच की पावर आपके पास में हो जाएगा 3, और इसको हम लोग कर लेते हैं यहीं पे एक्सपांड, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, सो ये होता है a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab² यानी आर एच का स्क्वायर प्लस 3a² यानी 1 का स्क्वायर, b यानी कि r इंटू एच प्लस b का क्यूब यानी आर एच का क्यूब, सो ये आपके पास में बनेगा 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू आर इंटू एच प्लस आर एच का होल क्यूब यानी कि आर क्यूब एच क्यूब हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 टू 3 x क्यूब इंटू dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n h इंटू f ऑफ a प्लस आर एच ब्रैकेट क्लोज, so this is equal to limit n tending to infinity
सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, और h आपके पास में एज इट इज रहेगा। बाकी सब चीजों की वैल्यू हम लोग जो हमने एफ ऑफ ए प्लस आर एच, बाकी एफ ऑफ ए प्लस आर एच जो हमने कैलकुलेट किया था उसको यहाँ पे रख देते हैं। सो 1 + 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 इंटू आर इंटू एच, और साथ में एच से मल्टीप्लाई, ओके नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फिर उसके बाद में आर क्यूब एच क्यूब। अब h को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, h को मल्टीप्लाई करेंगे। सो h इंटू 1 हो जाएगा h प्लस 3r स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा प्लस 3r h स्क्वायर हो जाएगा प्लस r क्यूब इंटू h की पावर 4 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। ठीक, सो अब सिग्मा सबके ऊपर अप्लाई कर देंगे। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो h आउटसाइड हो जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1 हो जाएगा प्लस 3h क्यूब आउटसाइड, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और r स्क्वायर के ऊपर अप्लाई होगा प्लस 3h स्क्वायर आउटसाइड, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, r के ऊपर अप्लाई होगा प्लस इधर से h रेज टू 4 आउटसाइड, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, r क्यूब के ऊपर अप्लाई होगा। तो आपको जो सिग्मा के सारे फॉर्मूले लिख के देते सब यहीं पे अप्लाई हो जा रहे हैं चारों के चारों, है ना। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h का वैल्यू हमारे पास में 2/n पुट अप कर दिया, और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 1 होता है हमारे पास में n प्लस 3 h क्यूब मतलब 2/n का होल क्यूब कर देंगे हम लोग। सिग्मा r स्क्वायर आपके पास में होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, फिर उसके बाद प्लस 3h स्क्वायर, तो h स्क्वायर मतलब 2/n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, r का वैल्यू होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस h रेज टू 4 मतलब 2/n की पावर 4, और सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, r क्यूब का मतलब होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n से n कैंसल, आपके पास में 2 बचा प्लस 3 2/n का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब आपके पास में हो जाएगा 8 डिवाइड बाई n का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में से n प्लस 1 में से हम लोग एक n कॉमन निकालेंगे, सो बचेगा 1/n, फिर 2n प्लस 1 में से n कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2 प्लस 1/n डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास होगा 6 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 में n स्क्वायर इंटू n, ब्रैकेट में से कॉमन निकालेंगे एक और n, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1/n, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, प्लस 2 की पावर 4 आपके पास में हो जाएगा 16 डिवाइड बाई n की पावर 4, n स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट में से हम लोग n कॉमन निकालेंगे, तो जब वो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा n स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/1 प्लस n पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास हो जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 एज इट इज प्लस, सबसे पहले 3 से 6 कैंसिल 2 बचा, 2 से 8 कैंसिल 4 बचा, ठीक। फिर उसके बाद में n तीनों मिलकर के n क्यूब से कैंसिल हो गए, तो आपके पास बच रहा है 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n, अगले ब्रैकेट में 2 प्लस 1/n, प्लस आगे बढ़ेंगे। सो 2 से ये आपके पास में 4 कैंसिल 2 बचा, 3 2 आपके पास में हो गया 6, फिर उसके बाद में n से n स्क्वायर कैंसिल, और ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 प्लस 1/n। आगे बढ़ेंगे तो प्लस 4 से 16 कैंसिल, आपके पास हो गया 4, और n रेज टू 4 से n स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट में सिर्फ आपके पास बच रहा है 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, लिमिट डायरेक्टली मैं सेपरेट नहीं करता, डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, 2 प्लस 4 एज इट इज, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 0, क्योंकि 1/∞ 0 होता है। सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस 0 बनेगा, प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 बनेगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बनेगा। सो 2 प्लस 4, इधर आपके पास में 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2 बचा, प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 6, प्लस 4 1 प्लस 0 1 बचेगा, स्क्वायर करके 1। सो 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 हो गया आपके पास में 12, प्लस 4 इंटू 2 हो गया आपके पास में 8, और ये टोटल आपके पास में हो गया 20। देयरफॉर फाइनली आपके पास में इंटीग्रेशन 1 to 3 x क्यूब इंटू dx का वैल्यू आपके पास में हो गया 20,
और ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 4.1। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।